बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन्स, जिसमें मैंने बताया था कि प्राइमरी में तो हमने पढ़ लिया पिछली वीडियो में कि जिसके अंदर लिम्फाइड सेल्स जो हैं इम्यून सेल्स बनते हैं या मैच्योर होते हैं। और इसमें अब ये है कि इम्यून सेल्स आके डिसाइड करते हैं और फिर उनका एंटीजन के साथ इंट्रैक्शन होता है, ये सेकेंडरी होते हैं। सेकेंडरी बहुत सारे हैं, मैं तो आपको कुछ फोकस करवाऊंगा जिस तरह लिम्फ नोड्स के ऊपर। सबसे पहले लिम्फ नोड्स की ना बेसिक्स के लेवल पे हिस्ट्री इसकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपने ये याद रखनी है। इसका ब्रेन सबसे ऊपर होता है, फिर उसके बाद हमारी थाइज़ हैं और एंड पे प्लांटर साइड ऑफ द फुट है। तो इस तरह निमोनिक याद रखते हैं कि सबसे पहले ब्रेन है। तो बी सेल सबसे पहले उसके वैसे तो हम कहते हैं कॉर्टेक्स मिड्यूला, ठीक है, और बल्कि कॉर्टेक्स पैराकॉर्टेक्स एंड देन मिड्यूला, तीन चीज़ें होती हैं। ये इसकी नॉर्मल जी नेमिंग है। अब होता है इस तरह, कॉर्टेक्स के अंदर लिम्फाइड ऑर्गन्स पड़े होते हैं, ठीक है, लिम्फोनाइड नोड्यूल्स इन्हें कहते हैं। और जब ये लिम्फाइड नोड्यूल बेसिकली जिस बी सेल्स का एग्रीग्रेट होता है, जब ये एक्टिव होता है तो उसका बाहर वाली जगह को हम कहते हैं कि दिस इज़ मेंटल जोन। जब वो अंदर वाले एरिया को जर्मिनल सेंटर कहते हैं, जिसमें सेंट्रोसाइड्स और सेंट्रोब्लास्ट पड़े होते हैं। ये बहुत हिस्ट्रो बन जाएगी, इसलिए मैं ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा। और जो पैराकॉर्टेक्स का एरिया होता है ना, जिसको मैंने कहा कि जैसा ब्रेन है, थाई, ये टी सेल्स का एरिया होता है। ये पैराकॉर्टेक्स के अंदर याद रखना है हाई एंडोथीलियल सेल्स होते हैं, जहाँ से एग्जिट करते हैं बेसिकली टी सेल्स या बी सेल्स। जिसने भी जो सेल्स आए हैं उन्हें फिर माइग्रेट करना होता है टुवर्ड्स द कॉर्टेक्स और पैराकॉर्टेक्स। तो बी में क्या था, जो बी सेल्स से वो पड़े हुए हैं ब्रेन वाले एरिया, जिसको हम मैंने कहा बी सेल्स का एरिया बेसिकली सबसे पहले कॉर्टेक्स का एरिया है। थाई वाला एरिया बेसिकली टी सेल्स का एरिया, और वो बेसिकली मिड में है, जिसको पैराकॉर्टेक्स कहते हैं। और फिर मिड्यूला के अंदर प्लांटर साइज से मैंने बताना ये चाहा था, वहाँ पे प्लाज्मा सेल्स होते हैं जहाँ से एंटीबॉडीज़ बनती हैं। थोड़ा सा मैं ये बता दूँ कि इसमें से आपको ये पता होना चाहिए कि बेसिकली लिम्फ इसके अंदर आता है, लिम्फ नोड्स के अंदर। मिसाल के तौर पर यहाँ पे सर्वाइकल लिम्फ नोड्स हैं। अब सर्वाइकल लिम्फ नोड्स मेरी मिसाल के तौर पर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के हैं और इस तरह की डिफरेंट चीज़ों के एरिया को ड्रेन कर रहे हैं। अब होगा ये मिसाल को कि अगर इन्फेक्शन हो गया इस जगह का, कोई ना कोई थ्रॉट के अंदर इन्फेक्शन है, पर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, तो वहाँ से लिम्फ जो होता है वो फ्लो करता है टुवर्ड्स द लिम्फ नोड्स। तो वो उसका एफरेंट साइड होती है। फिर वहाँ से पूरे लिम्फ नोड के अंदर उसको फ्लो होकर आता है। उसको कहते हैं प्रोसेस को पर्कुलेशन हो रही है उसकी। मतलब ये है कि आप देखें, सबसे पहले बी सेल से, फिर टी सेल से, फिर प्लाज्मा। तो बेसिकली जब बी सेल्स एक्टिवेट होते हैं तो फिर वो प्लाज्मा सेल्स बनाते हैं। तो अब वो जब एंटीजन आया, मिसाल के तौर पर कोई ना कोई एंटीजन था लिम्फ नोड्स के अंदर पड़ा हुआ, यहाँ से ब्लड लिम्फ का फ्लो आया, तो अगर तो वो ऐसा एंटीजन है, वो बी सेल्स को एक्टिवेट करने वाला एंटीजन है, वो डिफरेंट अब हम पढ़ेंगे अगली वीडियोस में कैसे बी सेल्स एक्टिवेट होते हैं। तो वो मिसाल के अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो बी सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगे। अगर वायरल इन्फेक्शन है तो वो जो कॉर्टिकल एरिया था, पैराकॉर्टिकल एरिया, पैराकॉर्टेक्स जैसे कहते हैं, उस पर टी सेल्स को एक्टिवेट कर देगा, ठीक है। तो टी सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगे, टी सेल्स का एरिया हाइपरप्लेजिया हो जाएगा, या बी सेल्स का एरिया तो बी सेल्स का हाइपरप्लेजिया, तो लिम्फ नोड्स एनलार्ज भी हो सकते हैं, ठीक है। और ज़्यादातर पैराकॉर्टिकल का एरिया ये इन्वॉल्व होता है लिम्फेडेनोपैथी में। अब आपको ये बात हमें पता चल गई बेसिक्स की थोड़ी सी, कि लिम्फ फ्लो करता है लिम्फ नोड्स के अंदर, एफरेंट से आता है और फिर एफरेंट से निकल जाता है। फिर मैंने बात बताई कि कॉर्टेक्स, पैराकॉर्टेक्स, मिड्यूला, तीनों के अंदर क्या क्या होता है। कॉर्टेक्स के अंदर लिम्फोइड नोड्यूल्स पड़े होते हैं, जब वो एक्टिवेट हो जाते हैं तो वो बेसिकली हमारे पास बनाते हैं दरमियान में जर्मिनल सेंटर बाय मेंटल जोन। और फिर उसके बाद मैंने बताया कि मिड्यूला के पैराकॉर्टेक्स के अंदर टी सेल्स पड़े होते हैं जो कि थाइमस से आए थे, ठीक है। आए कहाँ से थे, हाई एंडोथीलियल सेल से। और फिर मिड्यूला के अंदर मैंने बताया कि प्लाज्मा सेल्स पड़े होते हैं जो कि एक्टिवेटेड बी सेल्स होते हैं, प्लाज्मा सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पे एक बात मैं आपको बता दूं कि थोड़ा सा लिम्फ नोड से रिलेटेड है कि लिम्फ नोड्स के डिफरेंट पैथोलॉजी। अगर आपके पास एक पेशेंट बच्चा आया है जिसमें बी सेल्स का एरिया ही नहीं डेवलप हुआ, मिसाल के ऊपर लिम्फ नोड्स के वो आते हैं, कहते हैं बच्चे को बार बार इन्फेक्शन हो रहा है 6 महीनों के बाद से, रिकरेंट इन्फेक्शन हैं, और बी सेल्स जब हमने लिम्फ नोड्स की बायोप्सी की है और देखा है कि बी सेल्स वाला एरिया ही नहीं है, लिम्फोइड नोड्यूल्स है ही नहीं है, तो ये ब्रूटन्स एक हेमोग्लोबिनीमिया होता है, बी सेल्स का डिसऑर्डर है, ठीक है। इसी तरह आपके पास एक सिनेरियो आता है कि बच्चा आया, उसका टी सेल्स का एरिया बड़ा ही अंडर डेवलप है, बच्चे को हाइपोकैल्सीमिया है, बच्चे का फेशियल डिफॉर्मिटीज़ हैं, तो ये डाई जॉर्ज सिंड्रोम है। अगर एक बच्चा है जिसका बी और टी सेल दोनों सही नहीं है तो उसको स्किड है, स्वीड कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी। तो ये हमने क्लिनिकल कोरिलेट भी साथ साथ कर लिए। अगर एक 35 ईयर्स ओल्ड की फीमेल या 45 की है और उसका कहा गया कि लिम्फ नोड्यूल, पूरा लिम्फ नोड एनलार्ज है, पेनलेस है, रबड़ी इनकन्सिस्टेंसी है, प्रोग्रेसिव इन नेचर है, तो ये फिर लिम्फोमा है, ठीक है। अब एब नॉर्मल भी हम साथ साथ कर रहे हैं। लिम्फोमा आप आगे जाके पढ़ेंगे नहीं, हॉजकिन है तो उसमें रीड स्टर्नबर्ग सेल्स होते हैं। तो ये हमारे पास लिम्फ नोड्स हो गए। और याद रखें, देखें लिम्फ एडिनोपैथी जब हम बात करते हैं, नॉर्मल लिम्फ नोड 0.5 सेंटीमीटर से लेस होते हैं, ये थोड़ा सा मेडिसिन से रिलेटेड है। लिम्फ नोड्स दो तरह के एनलार्जमेंट हो सकती है, या वो जनरलाइज होगी या वो बॉडी के अंदर लोकलाइज होगी।
लोकलाइज मैंने बात की, आपको पता चल जाए एक्यूट या वायरल क्रोनिक इन्फेक्शन हो सकता है कोई भी बॉडी में। जब हम जनरलाइज की बात करते हैं उसमें डिफरेंट कॉजेज़ हैं। बैक्टीरियल में आपके जहन में सिफिलिस आ जाएगा, टीबी आ जाएगा। आपके पास, मैं वायरल में बात करूँ तो HIV को नहीं बोलना, ठीक है। फिर उसके बाद, क्योंकि ये US असेंबली में बड़ा आपको मिल सकते हैं इस तरह के क्वेश्चंस, और वैसे यहाँ पे एप्स्टन बायर वायरस, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, पैरासिटिक में टॉक्सोप्लाज्मोसिस हो सकता है, और तकरीबन हमने हर एक ही कवर का। पैरासिटिक में मलेरिया भी हो सकता है, लिम्फेडिनोपैथी के साथ प्रेजेंट आपके पास कर सकता है। और इस तरह मतलब जनरलाइज लिम्फेडिनोपैथी हार, और उसके बाद डिफरेंट मतलब हमारे पास प्रेजेंट हो सकते हैं। और अब जब हम बात करते हैं लिम्फ नोड्स के एनलार्जमेंट की, तो फिर उसके बाद एक चीज़ हम देखते हैं कि पेनफुल है या पेनलेस है। मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन भी सॉरी कर सकती है। अगर पेनफुल होना तो ये ज़्यादातर इन्फेक्शियस होती है, और अगर पेनलेस हो तो ये या कार्सिनोमा की तरफ हम जाएँ, मैलिग्नेंसी हो सकती है, लिम्फोमास हो सकते हैं। ये हो गया लिम्फ नोड्स का ज़्यादातर टॉपिक मैंने कवर कर दिया। अब मैं थोड़ा सा स्प्लीन का आपको बताता हूँ। देखिए, स्प्लीन जब आपने करनी है ना, स्प्लीन बेसिकली, इधर मैंने कहा था लिम्फ फ्लो कर रहा है लिम्फाइड नोड्यूल्स में, लिम्फ नोड्स में। स्प्लीन के अंदर स्प्लीन फ्लो क्या चीज़ कर रही होगी? ब्लड कर रही होगी। तो ब्लड में क्या होता है? RBCs। ये बेसिकली RBCs जो होती है ना, अगर अब ये याद रखें कि स्प्लीन के अंदर ब्लड RBCs जाते हैं, और फिर स्प्लीन के अंदर एक चीज़ होती है, स्प्लेनिक आर्टरी के थ्रू बड़ी पेनिसिली कैपिलरीज बनती हैं, फिर आर्ट्रियोल्स बनते हैं, और फिर उसके बाद स्प्लीन के अंदर रेड और वाइट पल्प का एरिया होता है। वाइट पल्प और रेड पल्प क्या होती है? जिस तरह हमने पीछे पढ़ा था कि ये ब्रेन और थाई और प्लांटर वाला, इधर भी MCQs आते हैं कि बी सेल्स का एरिया कौन सा है, या बेसिकली वाइट ब्लड सेल्स का एरिया कौन सा है, और WRBCs का एरिया कौन सा है। बेसिकली ये जो आर्टरी होती है ना, इस आर्टरी के आगे पीछे WBCs आपने आपको अरेंज कर लिया, इसको कहते हैं पेरी आर्टरी लिम्फेटिक शीट। ये WBCs का एरिया होता है, मतलब जो हमारे पास सेल्स लिम्फाइड सेल्स उनका सॉरी एरिया होता है। और जो लिम्फाइड सेल्स और जो RBCs का एरिया होता है, ये हमारे पास जो हम बात कर रहे थे ना, रेड पल्प का एरिया, ये वहाँ पे RBCs होते हैं ज़्यादातर। मतलब RBCs वहाँ पे एक चीज़ होती है साइनसेस एंड कॉर्ड्स। ये मेरे उंगलियाँ ना, ये उंगलियों में जो समझे एक एक फिंगर है ना बेसिकली, या आप इसको इस तरह समझें, इस तरह की फिंगर, एक हर फिंगर इस तरह गोल गोल है। हर फिंगर के दरमियान आपको जगह जो नज़र आ रही है ना, ये समझ दें कि कॉर्ड्स हैं, और ये हर फिंगर जो कि असल में शक्ल इस तरह गोल सी सर्कल सी है, ये साइनस होती है। तो ये साइनसेस और कॉर्ड्स हैं। तो आप देख रहे होंगे कि ये जो दरमियान वाली जगह है, यहाँ पे जब ब्लड आएगा तो ब्लड ने साइनसेस के अंदर वापस जाना है, क्योंकि ये साइनसेस आगे फिर स्प्लेनिक वेन बनते हैं, पल्प वेन बनती है, फिर स्प्लेनिक वेन बनती है। तो ये जो साइनसेस के अंदर ब्लड RBCs ने दोबारा जाना होता है ना, ये फिनोमेना बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसके लिए RBCs की सरफेस फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, वो थोड़ा पाथवे बना सके। तो अगर RBCs ओल्ड हैं, RBCs की शक्ल का मसला है, तो RBCs इसमें से नहीं गुजर सकेंगे। साइनसेस जो कॉर्ड्स हैं उसमें से गुजर के साइनसेस में नहीं जा सकेंगे। फिर RBCs को खाना शुरू कर देते हैं मैक्रोफेजिस। इस प्रोसेस की वजह से ही ये हेमोलिसिस होती है, एक्स्ट्रा वेस्कुलर हेमोलिसिस। उसमें स्प्लीन इन्वॉल्व होती है। तो मैं ये आपको बताना चाह था कि वाइट पल्प का एरिया तो मैंने बता दिया, पेरी आर्टिक लिम्फेटिक शीट्स होती हैं उसमें, और डिफरेंट लिम्फोमा ल्यूकीमिया में लार्ज होते हैं। इसी तरह जो रेड पल्प का एरिया होता है, ये इन्वॉल्व होता है, इसमें बड़ा फेवरेट US असेंबली का MCQ था कि पोर्टल हाइपरटेंशन में कौन सा एरिया इन्वॉल्व होता है? रेड पल्प। इवन हेरी सेल ल्यूकीमिया में भी रेड पल्प होती है, ये एक आधा सी बात सी है। उसके बाद रेड पल्प के अंदर बेसिकली RBCs के अंदर से जो ओल्ड हैं, RBCs की शक्ल सही नहीं है, डिफेक्टिव हैं, उन RBCs के अंदर से आयरन की रिट्राइवल होती है। जो आयरन निकलता है, और फिर आपने पढ़ा होगा बिलीरुबिन, बिलीवर्डन, वो सारा प्रोसेस भी यहाँ पे ही होता है, ब्रेक डाउन ऑफ RBCs, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है साइंसेस और कॉर्ड्स के लिए। और फिर उसके बाद अब हम थोड़ा सा मैं क्लिनिकल कोरिलेट पे आ जाता हूँ। स्प्लिनोमेगैली आप पढ़ते हैं, यहाँ पे होती है 9th और 11th रिब में। सर्जरी में इंपॉर्टेंट याद रखना कि अगर ट्रॉमा की हिस्ट्री है 9th 11th रिब में, तो स्प्लीन रप्चर हो सकती है। अच्छा, स्प्लीन बेसिकली जब मैं बात करूँ स्प्लिनोमेगैली, नॉर्मल स्प्लीन आपको पैल्पेबल नहीं होती है एज सच, उसकी नॉच वगैरह, लेकिन अगर वो इंक्रीज़ होती है साइज़ में और 4 सेंटीमीटर तक, उसे माइल्ड कहते हैं। 8 सेंटीमीटर तक आ जाए तो मॉडरेट, और 8 से ऊपर हो जाए 20 तक हो तो फिर उसे हम बेसिकली मैसिव कहते हैं। डिफरेंट कॉजेज है, मैं मोटी सी पैथोफिज आपको बताता हूँ। एक तो वजह हो सकती है जिससे मैंने आपको बता दिया, स्प्लीन वर्क ज़्यादा करना शुरू कर दिया, ठीक है। वर्क हाइपरट्रॉफी कब हो सकती है? जब RBCs की शक्ल ही सही नहीं है। आपको ये डिसऑर्डर एक याद रखें, पीरियड्स में बड़ा फेवरेट है, सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। बाकी थैलेसीमिया इन सब में भी हो सकती है, और फिर पॉलीसाइथीमिया में हो सकती है। फिर एक वजह हो सकती है कि इम्यून सिस्टम रिएक्ट कर रहा है, सही वाला रिएक्ट कर रहा है इम्यून सिस्टम। इन्फेक्शन आप डाल दें, पैरासिटिक वायरल सारे डाल दें। वायरल में इन्फेक्शन मोनोन्यूक्लियोसिस अगेंस्ट, जैसे मैं लिम्फेडिनोपैथी वाले बताए थे।
मलेरिया लाजमी रखना है। और फिर उसके बाद डिफेक्टिव इम्यून सिस्टम एक काज हो सकती है, ये भी मैं वर्ड का ही बता रहा हूँ कि इंक्रीज वर्ड कोड है जिसमें इम्यून सिस्टम डिफेक्टिव है, जिसमें आ सकता है आपके पास रोमेटाइड आर्थराइटिस। और फिर आखिर पे आप रख लें कि मिसाल बस ये 3 चीज़ें हो गई। फिर उसके बाद हम आते हैं कि पोर्टल वेन जो मैंने बताई थी, स्प्लेनिक वेन, वो ऑब्स्ट्रक्टेड है, एक वो काज है स्प्लिनोमेगैली की। कोई भी डिसऑर्डर अपने जहन में रख लें, मिसाल के तौर पर एक इसमें पैरासिटिक इन्फेक्शन है शिस्टोसोमिया, उसकी वजह से होता है। पोर्टल हाइपरटेंशन तो ऑब्वियस सी काज है। और फिर एक वजह है कि स्प्लीन इन्फिल्ट्रेट हो गई है। एक तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं, गॉशर डिजीज़ और ये सारे नीमन पैक वगैरह। एक आपने साथ याद रखना ल्यूकीमिया लिम्फोमास, क्रोनिक माइलोजेनस ल्यूकीमियास, ठीक है। मैसिव स्प्लिनोमेगाली जब भी होती है तो वो 3 डिफरेंशियल्स हम अपने जहन में रखते हैं, CML, क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमियास, पॉलीसाइथीमिया वेरा, ठीक है। और हाँ, ल्यूकीमियास रखते हैं ज़्यादातर अपने जहन के अंदर, और माइलोफाइब्रोसिस, ये 3 अपने जहन में आपने रखने हैं। अच्छा, हाइपरस्प्लिनिज्म क्या है? आखिरी सी बात है, हाइपरस्प्लिनिज्म उस वक़्त कहते हैं जब स्प्लीन एनलार्ज हो क्लिनिकल फाइंडिंग में और 1 या 1 से ज़्यादा सेल लाइंस अफेक्टेड हों, ठीक है। एनीमिया हो, पेलर हो। फेमस मैं आपको बता रहा हूँ, जो CLD के पेशेंट के अंदर आपको पिटिकिया मिलते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, तो यही वजह होती है। और एक ख़ास आखिरी बात USMLE से रिलेटेड है कि जब भी स्प्लीन रिमूव होगी तो आपको ब्लड के ऊपर हावल जावल बॉडीज़ मिलती हैं, मतलब RBCs के अंदर रेडियल क्रोमेटिन रह जाता है। या आपको फिर याद रखना है कि स्प्लीन जब भी रिमूव होगी तो टारगेट सेल्स मिल सकते हैं। और स्प्लीन जब रिमूव होती है तो उसके बाद हम उसे कहते हैं मतलब ओवरवेलमिंगली पोस्ट स्प्लीनेक्टमी इन्फेक्शन, जिसमें जो एनकैप्सुलेटेड ऑर्गेनिज्म है उनकी इन्फेक्शन की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। तो दैट वाज ऑल फॉर द सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन स्पायर्स पैचेस, और वो टॉन्सिल्स ने खास नहीं हमारे लिए। जज़ाकल्लाह।